बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ना रुद्र जी। हर जाति के लोग मीटिंग करते हैं, तो ब्राह्मणों ने मीटिंग कर ली तो क्या अनर्थ कर दिया। ये बात भी, ये लॉजिक भी बीजेपी के कुछ नेताओं द्वारा ही दिया गया ना। पंकज चौधरी नाराज हुए, लेकिन सरकार में बैठे कुछ लोगों ने ये बात कही कि हम कोई एंटी योगी नहीं चल रहे हैं, हम कोई एंटी बीजेपी नहीं चल रहे हैं, लेकिन और जाति के लोग मीटिंग कर रहे हैं, उसी तरीके से हमने भी मीटिंग की, उसमें गलत क्या है। तो सवाल ये उठता है कि इस मुद्दे को बहुत तूल देने का मतलब आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। सवाल 1, अगर हम सवाल 2 की बात करें तो वो बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ठीक है कुछ मंत्री हटाए जाएंगे, तो क्या ये सत्ता और संगठन के समन्वय से होगा कि वो संगठन में काम करने जाएंगे या साइड लाइन कर दिए जाएंगे, या संगठन में कुछ लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, तो क्या ये भी संगठन और सत्ता के समन्वय से होगा। क्या देख रहे हैं आप? देखिए पंकज जी, पहला मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूं जिसमें ब्राह्मण मीटिंग की बात करी जाए। तो हमेशा योगी आदित्यनाथ के ऊपर ये दबाव बनाने की कोशिश होती है कि वो एक ठाकुर हैं और ठाकुरों की बातें ज़्यादा मानी जाती हैं, ब्राह्मणों का वर्चस्व कम होता है। तो ये एक नैरेटिव चलाने की कोशिश है जिसमें एक थोड़ा सा आपने ये समझ लीजिए कि आग में घी का काम पंकज चौधरी जी का बयान कर देता है। तो ये उस नैरेटिव के तहत वो आता है। दूसरी जो बात होती है, जब से आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, एक दूसरा जो वर्ग है वो हमेशा उनके खिलाफत में रहा। जैसे अभी अनुपम जी ने कहा कि शुरू से ही ये चीज़ चलती आ रही है कि उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा, जो भी है ये एक धारणा बनी रहती है और इसको इसलिए जीवंत माना जाता है क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जब इसको मतलब दर्शाया नहीं जाए। जैसे अभी योगी आदित्यनाथ अगर आज आए हैं तो उनके दोनों डिप्टी सीएम यहाँ आए हैं, तो वो एक मैसेज क्रिएट कर देता है कि भाई उनको आने की क्या जरूरत है। आपने भी कहा कि जैसे अगर असम के मुख्यमंत्री आते हैं तो और कोई नेता आता है तो उस पर चर्चा नहीं होती, लेकिन यहाँ होता है। एक पैरेलल व्यवस्था चलाने की कोशिश करी जाती है। जैसे पंकज चौधरी को भी अगर हम देखें तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, वो भी गोरखपुर से ही आते हैं। तो लगता है मैसेज देने की कोशिश होती है, लेकिन जो योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक कद है वो इतना बढ़ गया है कि इससे कोई फर्क उनको नहीं पड़ने वाला है। कारण क्या है कि वो प्रदेश अध्यक्ष वहीं से हों तो मुख्यमंत्री के ऊपर कोई दबाव है ऐसा नहीं दिखता है। दूसरी जो चीजें हैं कि जो समन्वय की कमी हो रही है, जो मंत्रिमंडल की बात हो रही है, कि ये आवाज बहुत लंबे समय से उठ रही है कि बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिसको दिल्ली से बनाया गया है और उनकी जनता पर न पकड़ है, न उनके काम करने की शैली जो है संगठन के हिसाब से भी सूट नहीं कर रही है और भाजपा की कार्यशैली के हिसाब से भी सूट नहीं कर रही। उनको एमएलसी बनाया गया, सीधे उनको मंत्रिमंडल में ला दिया गया और उनका जो परफॉर्मेंस है बहुत कम है। और जब से 2024 के चुनाव में बीजेपी की हार हुई है और उस हार में जो ये मैसेज जाता है कि आदित्यनाथ को हटाया जाता, सीटें अगर ज्यादा आ जाती बीजेपी की, तो ये मैसेज काम कर रहा है। और दूसरी चीज क्या है कि आदित्यनाथ ने इस बात का भी, जैसे इंटरनली ये बात होती है कि उनके द्वारा जो लोगों को बताया गया था उनको टिकट नहीं दिया गया, टिकट में फैसला दिल्ली से ले लिया गया, उसका नुकसान हुआ। वो मैसेज इस बार नहीं जाना होगा, इसलिए वो जो आप बता रहे हैं कि जो फाइल दिखाई जा रही है, जो चीज है, वो क्लियर मैसेज अपना दे रहे होंगे प्रधानमंत्री को कि देख लीजिए ये चीजें हैं, बाकी निर्णय आपको लेना है। और अगर योगी आदित्यनाथ की सुनी जाएगी, अगर इस बार अगर मंत्रिमंडल में विस्तार की आप बात करी जाएगी, तो आप देखेंगे कि युवाओं को और महिलाओं को ज्यादा मौका दिया जाएगा। आज भी उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में आपको युवा चेहरा खासकर दिखाई नहीं देता है, जबकि युवाओं की बहुत आबादी है। महिला कोई ऐसा नेता नहीं दिखाई देता है कि जो महिलाओं के वोट को ज्यादा अच्छे तरीके से कन्वर्ट कर सकता है। तो ये दोनों चीज आपको दिखाई देगी अगर योगी आदित्यनाथ की चलती है। और कम से कम 3-4 ऐसे मंत्रियों को हटाया जाने वाला है जो लोग एमएलसी से सीधे बने हैं, वो चुनाव जीत कर नहीं आए हैं। इस सरकार में ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है और जो बार बार इस दबाव बनाने की कोशिश होती है कि दिल्ली से कुछ लोगों को भेजा जाता है और किसी तरह से घेरने की कोशिश की जाती है आदित्यनाथ को। ये जो मैसेजिंग का काम है वो अब इस बार क्लियर कट होगा कि लड़ाई आमने सामने की होगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के जो काम करने का तरीका है वो उस तरीके से नहीं बात करते हैं। उनकी बात सीधे बात हुई होगी। अगर उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा होगा तो उन्होंने लाग लपेट लगाकर इधर उधर की बातें नहीं करी होगी। उन्होंने स्पष्टता के साथ जो, अगर उन्होंने परफॉर्मेंस की बात करी होगी तो सबकी लिस्ट के साथ उन्होंने सीधे सीधे बात रख दी होगी कि ये लोग हमको चाहिए, ये लोग हमको नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए बीजेपी का जो संगठन है
उसमें भी ये चीज बार बार आती है कि बीजेपी आदित्यनाथ को ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या आदित्यनाथ के खिलाफ हैं। आपने देखा होगा कि पहले बंसल जी थे तो ये माना जाता था कि उनके खेमे के नहीं है, एक दूसरे के बीच बड़े लंबे समय तक खींचातानी रही। अब तो चलिए संगठन के बीच ऐसे समन्वय की दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। तो ये जो स्थिति है, अब आदित्यनाथ उसको आगे पार कर चुके हैं और अगर प्रधानमंत्री से सीधे बात हो रही है तो सीधे इसी बात पे बात हो रही है। उन्होंने एक ट्वीट भी किया है जिसमें बड़ा पॉजिटिव ट्वीट है कि आप हमेशा मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं, उत्तर प्रदेश का विकास हो। मतलब ये साफ दिखाई पड़ता है कि सीएम पीएम से मिलकर के कितना खुश हैं। पर सवाल ये उठता है कि बीजेपी जैसी पार्टी का संगठन अगर मजबूत दिखाई पड़ता है तो बार बार सरकार आती है, कहा जाता है कि कार्यकर्ताओं को सम्मान मिल रहा है, क्योंकि सरकार में कहीं ना कहीं कार्यकर्ता पीछे छूट जाते हैं, उनकी आवाज दब जाती है। हमने कई राज्यों में ऐसा देखा है कि जब सरकार आती है तो कार्यकर्ता ही बड़े उदास दिखाई पड़ते हैं, उनको लगता है हमारी बात सुनी नहीं जा रही। हमने ऐसा बिहार में भी देखा, हमने अन्य राज्यों में भी देखा जहां पर कार्यकर्ता उदास दिखे हैं। लेकिन बीजेपी जैसी पार्टी संगठन की वजह से ही लगातार सत्ता में बनी रहती है, अपने कार्यकर्ताओं को तवज्जो देती है। मैं के शर्मा आपके पास आना चाहूंगा। आपको लग रहा है कि इस बार प्रयास वही है, क्योंकि 2024 का जो चुनाव था वो बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में सेटबैक था। मिशन 2027 बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कई मायनों में है, क्योंकि भाई आपको प्रेसिडेंट भी चुनना है, ज़्यादा से ज़्यादा विधायक चाहिए, आपको सरकार भी बचाए रखना है, और सरकार तीसरी बार बनेगी तो पूरे देश में एक अलग मैसेज जाएगा। तो आपको लगता है ये पूरी कवायद इसलिए है ताकि संगठन और सत्ता में समन्वय बना रहे, और आगे मंत्री कौन बनेगा, क्योंकि 60 मंत्री बनाए जा सकते, 54 है अभी, तो आगे किसका प्रमोशन हो, किसका डिमोशन हो, किसको इंक्लूड किया जाए, ये तमाम बातों की चर्चा हुई है। देखिए बिल्कुल पंकज जी, आप बहुत सही बात बताए कि जिस तरह से समन्वय को दिखाना बहुत जरूरी है। जो किसका डिमोशन होगा, किसका प्रमोशन होगा, ये बेसिकली इसका यही पर्पस ही होता है कि कैसे किया जाए। यहाँ पे जो मैंने देखा है, जैसा हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी हैदराबाद मिश्रा जी बताएं और यहाँ पे रुद्र प्रताप जी है, इनका कुछ बातों को देखा जाए तो बहुत ही सही उन्होंने आकलन किया है कि जो 60 का जो कैपेसिटी है 54 है, 6 बनाना है, 6 में किसका नंबर आएगा, जैसे पूजा पाल है, गोविंद राय शुक्ला है, अशोक कटारिया है और जो है भूपेंद्र चौधरी है। 2 MOS भी ले सकते हैं, राज्य मंत्री के रूप में भी ले सकते हैं। तो ये चीजें जो है अलग अलग वर्गों से अलग अलग लोगों को लाना, और साथ में ये एक मैसेज जो लोगों के बीच में है कि सीएम योगी और पीएम का रेस में, सीएम योगी पीएम के रेस में है, यदि अगला पीएम कौन बन सकता है। और यहाँ पे लोग का जो कहना है कि जो भी मजबूत नेता होते हैं उसको पीएम मोदी और अमित शाह जो है उसको हटा देते हैं या उनको एक नई ऊर्जा के साथ नया काम दे देते हैं और या केंद्र में लाकर उनको कमजोर कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जितने बड़े नेता थे उनको साइडलाइन करके एक नए यंगस्टर एमएलए को मुख्यमंत्री बनाया गया, जिससे कोई मजबूत ना रह सके। एक मैसेज है कि मोदी अपने कद के बराबर किसी भी व्यक्ति को, नेता को अपने साथ उसको छोटा कर देते हैं, जिससे क्या है कि उनके खिलाफ में आवाज ना उठ सके। तो ये मैसेज को, और जो था कि दोनों, जैसे पंकज चौधरी के बनने के बाद एक पब्लिक मैसेज आया था कि अमित इनका कद छोटा करने के लिए गोरखपुर से ही बनाया गया, जो अमित शाह के खास आदमी है, और इनसे दोनों में आपस में नहीं बनती। इस मैसेज को ये मीटिंग दिखाती है कि जो 27 में जो लोगों का जो है जो परसेप्शन है, जो मीडिया 2-3 चैनल दिखाती है। सवाल उठता है, बीजेपी क्या देश में प्रधानमंत्री मोदी के कद के बराबर कोई नेता है क्या? अनुपम मिश्रा जी, एक बड़ा सवाल ये है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि इतने दिनों से मीडिया में चर्चा तो ये होता रहा ना कि सीएम हटेंगे, पर कहीं पर इस तरह की बात तो दिखाई पड़ती नहीं है। इनफैक्ट हमको पिछला चुनाव याद आता है, पिछले चुनाव से पहले सीएम और पीएम ने एक साथ जो फोटो ऑप किया था और उसमें एक बड़ा गंभीर मैसेज दिया था कि भाई ये चुनाव हम इन्हीं के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि इस तरह के कयास लगाए जाने के मतलब क्या है? जब विपक्षी जीत नहीं पाता है तो ये बताता है कि अंदर खाने जो डिवीजन है
या बड़ा सवाल यह है कि वाकई यूपी में संगठन कोई नया बदलाव चाहता है? क्या चाहता है? और अगर नया बदलाव चाहता है तो आपको लगता है कि चुनाव के मुहाने पर इस तरह की कोई बात हो सकती है? क्योंकि ये चर्चा तो अब कहीं से आ नहीं रही है, स्पेकुलेट किया जा रहा है। लेकिन ये नए प्रदेश अध्यक्ष आए, सबने वेलकम किया। इनफैक्ट योगी ही प्रपोज करने वाले थे, उन्होंने वेलकम किया। तो हाई कमान तो पूरी पार्टी को एकजुट रखने का प्रयास कर रहा है और उसमें सफल होता दिख रहा है। पर ऐसे में फिर से इस तरह के कयास लगाए जाने के मतलब क्या है? विपक्ष है कौन पंकज जी? अगर विपक्ष का नेता कोई कुछ कह रहा है तो उसका हक बनता है, पर दिक्कत तो आ रही है कि उन तमाम छोटे छोटे यूट्यूबर्स से, चैनल से, जिन्होंने ये सुबह से शाम तक पिछले 8 साल में कोई ऐसा एक महीना नहीं गया जिसमें इन चैनलों ने योगी आदित्यनाथ को 1 दर्जन बार ना हटाया हो। उसका जो आप बात कह रहे हैं, जिस फोटो ऑप की बात आप कर रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ, वो फोटो ऑप किया नहीं गया था, वो करना मजबूरी हो गया था, क्योंकि चुनाव के पहले इस तरह का माहौल बना दिया गया था कि योगी को हटा देंगे। तो वो तो प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति भवन में फोटो ऑप कंधे पे हाथ रख के चर्चा करते हुए, गुफ्तगू करते हुए फोटो ऑप कराया, ये दिखाने के लिए कि भैया ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जहां तक बात समझिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है वो जनता के साथ इतनी रेजोनेट करती है कि भाई उनकी पॉपुलैरिटी इतनी जबरदस्त है। मैं जमाने से पत्रकारिता कर रहा हूं, मैंने देखा नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी सच है कि योगी आदित्यनाथ को पॉलिटिकल क्लास पे बहुत यकीन नहीं है। इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद वो अभी तक भारतीय जनता पार्टी में अपना गुट नहीं बना पाए, अपनी कोठरी नहीं बना पाए, और उनको इसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं है। तो वो भाई अपने हिसाब से शासन कर रहे हैं। विधायक नाराज, आपको याद होगा 2019 में जब योगी को मुख्यमंत्री बने बमुश्किल 2 साल हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक विधानसभा में धरने में बैठ गए थे योगी के खिलाफ। ये पहली बार ऐसा हुआ। आप योगी की शैली इस तरह समझिए कि 2022 के चुनाव के ठीक पहले, मतलब आप सोचिए विधानसभा चुनाव शायद 2024 में, मतलब चुनाव के पहले योगी ने टीवी पे आकर कहा कि मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि दलाली बंद कर दें। आज तक आपने किसी मुख्यमंत्री को टीवी पे अपने ही कार्यकर्ताओं को दलाल कहते सुना है क्या? नहीं। तो लेकिन वो अपनी योगी की शैली है, तो वो उससे पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हो सकते हैं, विधायक नाराज हो सकते हैं, सांसद मंत्री नाराज हो सकते हैं, पर दिक्कत ये है कि जनता पसंद कर रही है, पब्लिक पसंद कर रही है योगी को। अभी भी जहां भी वो जाते हैं, आप देखिए उन इलाकों में लोगों को योगी सुनने आते हैं जहां पे लोग हिंदी समझते भी नहीं। दूसरी बात सुने, लगातार एक बात हो रही है कि साहब योगी को हटाना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं। मैं हमेशा इस पे नहीं जाता, मैं आंकड़े देखता हूं। आंकड़े क्या बता रहे हैं? आंकड़े ये बता रहे हैं कि कहीं भी चुनाव होता है तो योगी आदित्यनाथ को जितनी रैलियां दी जाती हैं वो कभी कभी अमित शाह से भी ज्यादा होती हैं। और ये रैली लगाता कौन है? खुद अमित शाह लगाते हैं। तो अगर भाजपा को किसी आदमी का कद कम करना है तो उसको अमित शाह के बराबर या उनसे ज्यादा रैली देने का क्या मतलब है? ये एक, मुझे लगता है कि आंकड़ों पे ये बात सही नहीं बैठती। और फाइनली एक बात आप समझ ले कि योगी खुद अभी उत्तर प्रदेश छोड़ने के लिए तैयार नहीं, लेकिन यहाँ पे एक इतनी बड़ी लॉबी है जो चाहती है। अब अच्छा, पॉलिटिशियंस उनसे परेशान है। आपको मालूम है ब्राह्मणों के सहभोज की बात होती है, उसके पहले क्षत्रिय विधायकों का कुटुंब हुआ, उसके बाद ये कुर्मी विधायकों का हुआ, उसके बाद लोध विधायकों का हुआ। 4 तो ये जातिगत सभाएं विधायकों की सामने है, लेकिन हर बार एक नैरेटिव बनाया जाता है कि ब्राह्मण नाराज है, और वो नैरेटिव बनाने, अच्छा 4 ब्राह्मण विधायक नाराज होने से ब्राह्मण पब्लिक नाराज होना तो अलग बात है ना। आपको याद होगा जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था तो एक नैरेटिव बनाया गया था कि ब्राह्मण नाराज है। फिर वो श्रीकांत त्यागी वाला मामला हुआ था नोएडा में, तो अब तो ब्राह्मण पूरा गया हाथ से। पता चला कि इस बार 2022 में क्षत्रियों से बढ़ के ब्राह्मणों ने, उनका ज्यादा परसेंटेज हो गया ब्राह्मणों का वोट देने का। तो योगी इज वेरी पॉपुलर। अब उसमें विधायक नाराज हो जाए तो, सांसद नाराज हो जाए तो, मंत्री नाराज हो जाए तो, उप मुख्यमंत्री नाराज हो जाए, कोई भी ना। दिक्कत कहाँ है? 2 डिप्टी सीएम हैं, एक डिप्टी सीएम अपनी सीट हार चुके हैं और दूसरे डिप्टी सीएम अभी अभी बसपा से आए हैं, तो उनका भाजपा में कोई वो नहीं बनता। योगी अभी भी अनचैलेंज्ड है। अभी इसलिए नहीं कह रहा हूं कि अब उनसे कोई ऐसा लगाव है। भाई देखे, एक बेसिक बात यह है कि उत्तर प्रदेश में
इसको बुरा मत मानिएगा पंकज भाई, आपके स्टेट की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश के बिहार बनने में बहुत समय नहीं था। योगी आए, उन्होंने उसको रोका ही नहीं, एक तरह से यू टर्न दिया लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को। और ये बातें जनता के बीच में रेजोनेट करती हैं। सोच के देखिए, एक बीमारू प्रदेश आज देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसलिए नहीं कि पूरे उत्तर प्रदेश में कारखानों का जाल बिछ गया है, इसलिए कि टेम्पल टूरिज्म हिट हो गया है, मंदिर पर्यटन नाम की चीज हिट हो गई है। जिस शहर में लोग कदम नहीं रहते तो उस शहर में जगह नहीं मिल रही है, इतनी पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। तो यस, योगी मॉडल है, 2 जगह सक्सेसफुल मुझे नजर आ रहा है। यहां तक कि आम आदमी पार्टी तक अब बुलडोजर चलाने की बात करने लगी है। और दूसरे, उनका ये जो टेम्पल टूरिज्म मॉडल है, उसने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है योगी ने, इसमें आप इसको नहीं डिनाई कर सकते। अब 4 विधायक यहाँ नाराज हो जाए, 4 सांसद वहां नाराज हो जाए, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। पंकज भाई, आप जानते हैं मैं एकदम थोड़ा ब्लंट बोलता हूँ। नहीं, पर आप जो बोलते हैं आपके आइडियाज बड़े क्लियर होते हैं और मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH